The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो स्टोरी है नैना साहनी की, जिनका मर्डर गन शॉट की वजह से हुआ एंड इसके बाद परपिटरेटर ने डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, लाश को ठिकाने लगाने के लिए तंदूर का इस्तेमाल किया। तंदूर आप सभी जानते हैं, तंदूर एक भट्टी की तरह होता है जिसमें तंदूरी रोटी, नान, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। सो परपिटरेटर ने इसी तंदूर की मदद ली उस डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए। ये केस है 1995 का, विक्टिम है नैना साहनी एंड जो परपिटरेटर है कोई और नहीं, नैना साहनी के ही हस्बैंड रहे हैं जिनका नाम है सुशील शर्मा। सो स्टोरी को शुरू से शुरू करते हैं। 3 कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है इस पूरी स्टोरी के। सबसे पहली कैरेक्टर नैना साहनी जो विक्टिम है, दूसरा कैरेक्टर उनके हस्बैंड सुशील शर्मा जिन्होंने ये सारा मर्डर किया, तीसरे कैरेक्टर है इन दोनों के ही एक कॉमन फ्रेंड मतलूब करीम। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के। नैना साहनी, सुशील शर्मा हस्बैंड वाइफ है एंड जो मतलूब करीम है इन दोनों के ही फ्रेंड है। एंड सुशील शर्मा उस समय पे कांग्रेस लीडर भी हुआ करते थे। तो ये तीनों ही सेम बैकग्राउंड से थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन ली थी। काफी लंबे समय से ये तीनों फ्रेंड्स थे एंड एक दूसरे को जानते थे। पर जो सुशील शर्मा थे उन्हें अपनी वाइफ की फ्रेंडशिप मतलूब करीम के साथ कुछ खास पसंद नहीं थी। ये पूरा का पूरा केस रिजल्ट है एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जेलेसी का जो सुशील शर्मा को था मतलूब करीम से। एक बहुत लंबे समय से तीनों एक दूसरे को जानते थे, फ्रीक्वेंटली मिलना होता था एंड बातचीत होती रहती थी। बट सुशील शर्मा को नैना साहनी की फ्रेंडशिप मतलूब करीम के साथ पसंद नहीं थी। उन्होंने कई बार इस चीज को उन्हें बोला कि मुझे पसंद नहीं आता, तुम बात मत क्या करो। उन्होंने कई बार नैना साहनी से पूछा कि फ्रेंडशिप से बियॉन्ड कोई रिलेशनशिप तो तुम्हारी नहीं है मतलूब करीम के साथ या कभी रही है। वो बहुत ही ज्यादा जेलस होने लगा था। तो जब भी नैना साहनी मतलूब करीम से बात करती थी या मिलने जाती थी या उससे रिलेटेड कोई भी बात होती थी, सुशील शर्मा बहुत ही ज्यादा जेलस होता था। एंड ये पूरा का पूरा मर्डर केस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग जेलेसी का रिजल्ट है। जब आप रीजन सुनेंगे आपको बहुत ही ज्यादा स्टूपिड लगेगा और ऐसा लगेगा कि इतनी छोटी सी बात पे क्या कोई किसी का मर्डर कर सकता है। सो एज आई सेड कि सुशील शर्मा को पसंद नहीं था कि उनकी वाइफ नैना साहनी मतलूब करीम जो उन दोनों के ही फ्रेंड थे उनसे किसी भी तरीके की फ्रेंडशिप रखे या बात करे या मिलने जाए। एंड बहुत बार सुशील शर्मा ने नैना साहनी को ये बोला भी था कि तुम बात मत क्या करो, मुझे पसंद नहीं आता, आई डोंट लाइक हिम। एंड इसी वजह से बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होती थी, लड़ाई झगड़े होने लगे थे। तो नैना साहनी एंड सुशील शर्मा ने लव मैरिज ही करी थी, बट स्टिल बिकॉज ऑफ जेलसी सुशील शर्मा को नैना साहनी का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने ये चीजें बोली। सो ये केस है 5 जुलाई 1995 का। 5 जुलाई 1995 को इवनिंग में सुशील शर्मा बाहर से घर आए। नैना साहनी फोन पे बात करी थी एंड तब कैसे फोन हुआ करते थे, वो बॉक्स वाले फोन होते थे, वायर वाले, है ना, जिसमें हम नंबर डायल करके कॉल किया करते थे। बचपन में आपने कभी देखा होगा। सो वैसे उस समय फोन हुआ करते थे। तब सेल फोन्स या मोबाइल फोन्स या स्मार्टफोन्स तो थे नहीं, 1995 की बात है। सो नैना साहनी फोन में बात कर रही थी। जैसे ही सुशील शर्मा घर आते हैं, नैना साहनी बहुत ही वियर्ड बिहेव करती है एंड सडनली एंजाइटी के साथ फोन रख देती है। सो सुशील शर्मा को बहुत ऑड फील होता है। वो पूछते हैं कि तुम किससे बात कर रही थी एंड नैना साहनी कह देती है कि कोई रॉन्ग नंबर था, ऐसे ही कोई कॉल था एंड उन्होंने फिर वहां पे झूठ बोला। एंड जो वो बॉक्स वाला फोन होता था पहले, उसमें एक रीडायल का बटन होता है। सो रीडायल ये होता है कि अगर आप फोन पिक करके रीडायल पे क्लिक करते हैं, जो प्रीवियस नंबर जिस पे आप फोन पे बात कर रहे थे उस पे वो कॉल बैक जाती है। सो उन्होंने रीडायल का बटन लगाया एंड रीडायल जैसे ही पिक किया गया तो मतलूब करीम था। ये जैसे ही सुशील शर्मा ने मतलूब करीम की आवाज सुनी, वो पहचान गए कि फोन के नेक्स्ट साइड पे मतलूब करीम है एंड उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया एंड इसी गुस्से में वो नैना साहनी के साथ लड़ाई करने गए। क्योंकि जो बहुत लंबे समय से लड़ाइयाँ हो रही थी वो सिर्फ इसी टॉपिक पे हुआ करती थी कि नैना साहनी की फ्रेंडशिप मतलूब करीम के साथ सुशील शर्मा को पसंद नहीं आ रही है। सो नैना साहनी को सारी की सारी फ्रेंडशिप तोड़ देनी चाहिए एंड सुशील शर्मा की बात माननी चाहिए। बट नैना साहनी ने झूठ बोला। तो सुशील शर्मा ये आंसर लेना चाह रहे थे कि उन्होंने झूठ क्यों बोला,
क्या सच में नैना साहनी कुछ ऐसी चीज़ें छुपा रही थी जो सुशील शर्मा को पता होनी चाहिए थी। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए एंड बहुत ही हीटेड कन्वर्सेशन हुआ। सो इस हीटेड कन्वर्सेशन में एक लाइसेंसी पिस्टल थी सुशील शर्मा के पास। तो वो ऑलरेडी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे एंड उनके पास एक लाइसेंसी पिस्टल हुआ करती थी। इसी गुस्से में इतना ज़्यादा उन्हें गुस्सा आया कि उन्होंने नैना साहनी पे गोली चला दी। एंड जब ये गोली चलाई गई तो नैना साहनी के गर्दन पे जाके ये गोली लगी। नैना साहनी के गर्दन पे गोली लगते ही सुशील शर्मा को ये पता था कि अब शायद नैना साहनी नहीं बचेगी एंड ही पैनिक्ड। ऑफ कोर्स ये सारी जो चीज़ें हुई थी वो एक हीटेड कन्वर्सेशन का रिजल्ट थी, एक जेलसी का रिजल्ट था जो बहुत टाइम से एक्यूमुलेट हो रहा था सुशील शर्मा में। एंड वो एकदम से बाहर आया जब उन्होंने नैना साहनी को झूठ बोलते हुए पकड़ा। जब ये हुआ तो जो सुशील शर्मा थे ही वॉज आउट ऑफ हिज माइंड। उसी टाइम में वो एम्बुलेंस को कॉल करते एंड पुलिस को जाके सरेंडर कर देते एंड सारी सिचुएशन बताते कि एक हीटेड कन्वर्सेशन में उनसे ये मर्डर हो गया है। तो शायद उनको बहुत ही ज़्यादा कम सज़ा मिलती। कई सारी चीज़ें ऐसी होती कि इंटेंशन नहीं होता। जो सुशील शर्मा थे उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी थी नैना साहनी का मर्डर करने के लिए, उनका कोई प्लान नहीं था, ये एक सडन एक्शन था। ये जो सारा का सारा मर्डर है ये था कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब ये नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर क्यों था? क्योंकि सुशील शर्मा ने ये प्लान नहीं किया था कि वो नैना साहनी का मर्डर कर देंगे। मर्डर करने का कोई इंटेंशन नहीं था। तो हम कुछ एलिमेंट्स होते हैं क्राइम के एंड जो फोरेंसिक बैकग्राउंड से नहीं है, जो दूसरे बैकग्राउंड के व्यूअर्स हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूंगी कि 4 एलिमेंट्स होते हैं क्राइम के। पहला होता है गिल्टी माइंड, दूसरा होता है गिल्टी एक्ट, तीसरा होता है विक्टिम जो ह्यूमन है वो, एंड फोर्थ होता है इंजरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुशील शर्मा था उनका माइंड गिल्टी नहीं था, उन्होंने ऑफ कोर्स गिल्टी एक्ट किया था। विक्टिम थी नैना साहनी, इंजरी भी हुई थी नैना साहनी को, बट ही वॉज नॉट हैविंग अ गिल्टी माइंड। क्यों गिल्टी माइंड नहीं था? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी थी। एक गुस्से की वजह से, एक हीटेड आर्ग्यूमेंट की वजह से उन्होंने गोली चला दी एंड जैसे ही उन्होंने गोली चलाई उन्हें यह रियलाइजेशन हो गया कि अब तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाने वाली है, ये मैंने क्या कर दिया। सो इस तरीके के केसेस में हम इसे कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड, नॉन अमाउंटिंग टू मर्डर। हिंदी में इसे कहते हैं गैर इरादतन हत्या। सो गैर इरादतन हत्या मतलब इरादा क्या है कि सुशील शर्मा का इरादा नहीं था हत्या करने का, बट हत्या हो गई है ना, मर्डर हो गया, होमिसाइड हो गया। सो अगर सुशील शर्मा उस टाइम ही सरेंडर कर देते एंड ये सारी सिचुएशन वो पुलिस को जाके बता देते, तो क्योंकि उनका माइंड गिल्टी नहीं था एट समय पे वो एक्ट उन्होंने किया, उनका माइंड गिल्टी नहीं था, इस वजह से उन्हें कम सजा मिलती है। ऑफकोर्स सजा मिलती है, गैर इरादतन हत्या में भी सजा मिलती है, बट जो कल्पेबल होमिसाइड होता है उससे बहुत ही कम सजा मिलती है। बट यहाँ पे गलती करी सुशील शर्मा ने। अब उनको लगा कि मर्डर तो ऑलरेडी हो गया है, अब इस लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा या फिर इस बॉडी को डिस्पोज करना पड़ेगा ऐसी जगह जहाँ से कोई भी इस डेड बॉडी तक पहुंच ना पाए एंड इसको हमेशा हमेशा के लिए छुपाना पड़ेगा, जो मोस्ट ऑफ द टाइम सारे के सारे परपिटरेटर्स करते हैं। अब हम ना परपिटरेटर्स की भी 2 कैटेगरी बना सकते हैं। एक वो जो कि साइकोपैथ्स होते हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता मर्डर करने के बाद, कोई पैनिक नहीं होता, कोई एंजाइटी नहीं होती, पकड़े जाने का डर नहीं होता, दे आर ऑल चिल। ये होते हैं साइकोपैथ्स, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने मर्डर कर दिया है या फिर पुलिस उन्हें पकड़ लेगी या फिर उन्हें सजा मिलेगी, एवरीथिंग इज फाइन विद देम। पुलिस ने पकड़ लिया ठीक है, मर्डर कर दिया ठीक है, कोई क्राइम कर दिया ठीक है, हो सकता है कि मेरे को सजा में भी सजाए मौत मिले या फिर डेथ पेनल्टी मिल जाए, ठीक है, एवरीथिंग इज ठीक है विद देम। जो दूसरी कैटेगरी होती है वो कैटेगरी होती है ऐसे लोगों की जो कि क्रिमिनल नहीं है, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ एंगर, बिकॉज ऑफ फिट एंड रेज, वो किसी तरीके का क्राइम करते हैं। सो नैना साहनी के केस में जो सुशील शर्मा थे वो भी इसी कैटेगरी में आते थे। ही वॉज नॉट अ साइकोपैथ, प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हीटेड आर्ग्यूमेंट एंड उन्होंने झूठ बोलते हुए कैच किया एंड ऑल दैट। इसके बाद क्या हुआ कि हो गया ठीक है, ये मर्डर तो हो गया, अब क्या करना है, डेड बॉडी को डिस्पोज करना है, डेड बॉडी को किसी ऐसी जगह टिकाने लगाना है कि किसी को कभी ना पता लगे। यही प्लान करते हैं राइट क्रिमिनल्स। तो सुशील शर्मा ने भी यही सोचा। इसके बाद सुशील शर्मा ने नैना साहनी की बॉडी एक बोरी में भर के अपनी गाड़ी के बूट में रखी एंड वो सोचने लगी कि इस बॉडी को डिस्पोज कैसे करना है। ही वॉज अ कांग्रेस लीडर, सो बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रेस नहीं था कि कोई कभी रुक के गाड़ी चेक कर ले तो डेड बॉडी निकल जाएगी, फंस जाएंगे एंड ऑल दैट। सो वो बहुत टाइम तक
सोच रहे थे कि क्या किया जाए। उन्होंने पहले प्लान किया कि वाटर बॉडी में डिस्पोज कर देंगे सो दैट बह के लाश जो है वो बहुत दूर चली जाएगी, एंड अगर कभी मिलती भी है तो बहुत ही डिकम्पोज्ड सिचुएशन में मिलेगी, एंड देन इसके बाद फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी हाईवे में, तो वो यमुना में डिस्पोज कर नहीं पाए। उनका एक होटल हुआ करता था, तो उन्होंने सोचा कि वहाँ जाके देखते हैं क्या प्लान होता है। सो जैसे ही वो वहाँ गए उन्हें वो तंदूर दिखा। जैसे मैंने बताया है कि ये वाला जो केस है तंदूर केस के नाम से फेमस है, तंदूर कांड के नाम से फेमस है। 1995 का ये केस है, बहुत साल हो चुके हैं। एंड जब उन्होंने वहाँ तंदूर देखा तो उन्हें एक आइडिया आया कि किसी भी वाटर बॉडी में बॉडी को डिस्पोज करने से अच्छा है कि इसको जला के खत्म कर देते हैं, है ना। जलाने के बाद तो सिर्फ एशेज मिलेंगे, कोई डीएनए एनालिसिस नहीं हो पाएगा, किसी भी तरीके का कोई एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको बर्न करना ही सबसे बेस्ट आइडिया है। तो वो अपने होटल में जाते हैं, वहाँ पे उनका एक मैनेजर होता है। ये होटल ऑफ कोर्स उनका टेंडर लिया हुआ होता है सुशील शर्मा ने। सो उनके एक फ्रेंड होते हैं जो वहाँ पे मैनेज करते हैं सारा कुछ। तो ये सारा का सारा सिचुएशन वो अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं जो कि मैनेजर था उस होटल का। सो ये सब सुनने के बाद जो उनका मैनेजर फ्रेंड था, ऑफकोर्स काफी लंबे समय से फ्रेंड था, तो उन्हें लगा कि अब मेरा फ्रेंड इस सिचुएशन में फंस गया है। उन्हें लगा कि इसकी कोई गलती नहीं है, गुस्सा आ गया, गोली चल गई, अब क्या कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड की मदद करनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि ओके ठीक है। सो फिर सुशील कहते हैं कि अब कोई भी कस्टमर आए होटल में तो उन्हें बोल दो खाना खत्म हो गया है एंड ये होटल क्लोज कर दो सो दैट हम उस बॉडी को डिस्पोज कर सके। एंड तब तक भी सुशील शर्मा की गाड़ी में नैना साहनी की बॉडी थी। अब क्या हुआ, सारे के सारे जो कस्टमर्स आए हुए थे सबने खाना खाया एंड धीरे धीरे करके दे ऑल लेफ्ट। जब सारे के सारे कस्टमर्स चले गए तब सुशील शर्मा एंड उनके फ्रेंड, दैट मैनेजर फ्रेंड, वो गए गाड़ी तक एंड उस बॉडी को वो लेके आए। एंड देन फिर उन्होंने प्लान किया कि अब इस बॉडी को कैसे डिस्पोज किया जाए। सारी लाइट्स वाइट्स ऑफ कर दी, गेट क्लोज कर दिए, एवरीथिंग वाज ऑल सेट टू डिस्पोज ऑफ दैट बॉडी। बट जो बॉडी थी वो काफ़ी बड़ी थी। इस केस में एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि कई सारे सोर्सेस ऐसे हैं जिनका कहना है कि जो बॉडी है उनको छोटे छोटे पीसेस करके तंदूर में डाला गया था, बट इट इज़ रॉन्ग। मैंने बॉडी के पीसेस नहीं किए गए थे, इट वॉज जस्ट द होल बॉडी जिसको उन्होंने तंदूर में डाला था एंड वो जलाने की कोशिश कर रहे थे। सो जब वो डेड बॉडी लेके आए वो काफ़ी बड़ी थी एंड जो तंदूर था उसमें बहुत ज़्यादा आग जल नहीं रही थी। तो उनका ये प्लान था कि अब थोड़ी आग जलानी पड़ेगी एंड उसके बाद फिर ही हम डिस्पोज कर पाएंगे। मैनेजर के अलावा जितने भी वर्कर्स थे उस दिन उनको भी भगा दिया था सबको। तो सिर्फ और सिर्फ नैना साहनी की बॉडी, सुशील शर्मा एंड उनके मैनेजर फ्रेंड उस होटल में थे। एंड इसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि किस तरीके से आग लगाई जाए इस तंदूर में एंड देन फिर हम इस बॉडी को डिस्पोज करते हैं। तो जो सुशील शर्मा थे वो उनके पास कुछ पोस्टर्स थे, कांग्रेस के पोस्टर, बिकॉज वो कांग्रेस लीडर थे तो कांग्रेस के कुछ पुराने पोस्टर्स थे। तो उन्होंने पोस्टर ला के उस तंदूर में डाले, थोड़ी सी आग जली। फिर वहाँ पे ऑफ कोर्स रेस्टोरेंट था तो वहाँ पे बटर बहुत सारा था तो उन्होंने बटर भी डाली। तो बटर डालने से आग काफ़ी जली। तो ये उनको होप हुई कि हाँ चलो ठीक है, बटर को खूब सारा है हमारे पास, तो बटर डाल के वी कैन जस्ट कम्प्लीटली बर्न दिस बॉडी। तो फिर बटर डालना शुरू किया एंड देन फिर बॉडी डाल दी तंदूर में। जब पोस्टर्स डाले हुए थे तो बहुत कुछ था, तो वो आग बहुत ज़्यादा जलने लगी एंड फिर स्मेल आने लगी, बर्निंग स्मेल आने लगी। सो आसपास के लोगों को ऐसा लगा कि शायद इस होटल में बहुत बड़ी आग लग गई है, बहुत भयंकर आग लग गई है। तो उनमें से एक लेडी थी, उन्होंने एक कांस्टेबल जो उसी एरिया पे राउंड लगा रहे थे आई गेस, इन्फॉर्म किया कि हो सकता है कि शायद इस होटल में आग लग गई है, बहुत टाइम से स्मेल आ रही है जलने की, तो आप एक बार चेक कर लो। तो वो पुलिस वाला आके चेक करता है, उनको बहुत कुछ सस्पिशियस लगता है क्योंकि जब वो आके पूछते हैं कि क्या हो गया, आग की जो स्मेल है, क्या आग लग गई आपके होटल में, तक आग की लपटें आ रही है, सो इज एवरीथिंग इज फाइन। जो मैनेजर था ही वॉज एक्टिंग ऑल वियर्ड, बहुत ऑड था उसका बिहेवियर। तो जो पेट्रोलिंग कर रहा था पुलिस, उसको कुछ तो भी डाउट हुआ बिकॉज बिहेवियर बहुत अनयूजुअल था। एंड वो जैसे ही तंदूर के पास जाने की कोशिश कर रहा था उनको एकदम से रोक दिया और बोला कि अरे नहीं, ये कुछ ऐसे ही पुराने पोस्टर्स है, मैं ही जला रहा हूँ पुराने पोस्टर, डेलिबरेटली जला रहा हूँ, कोई गलती से आग वाग नहीं लगी, आप जाओ। पर ये जो सिचुएशन है उसको सेंस कर गए थे वो पुलिस वाले एंड वो थोड़ा सा देखने की कोशिश कर ही रहे थे उस तंदूर को कि उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई बॉडी है उस तंदूर में, बिकॉज उनको फिंगर सी स्ट्रक्चर एंड सम ह्यूमन बॉडी टाइप स्ट्रक्चर्स उनको सेंस हुई। तो उन्होंने इस टाइम तो उन्हें कुछ नहीं बोला एंड ही केम आउट फ्रॉम दैट होटल एंड देन फिर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे
कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो पुराने पोस्टर्स जला रहे हैं, उनका बिहेवियर बहुत ऑड लग रहा है, एक बारी चेक करने की ज़रूरत है। इतने में ही पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है एंड देन फिर जब पुलिस, तो फिर वो मैनेजर रोक नहीं पाता पुलिस को आके देखने से। एंड जैसे ही पुलिस वाले आके सस्पेक्शन पे चेक करते हैं, उस तंदूर में एक बहुत ही ब्रूटली बर्न डेड बॉडी मिलती है। So, ये जो सुशील शर्मा का स्टेप था बॉडी बर्न करने का, बॉडी को डिस्पोज करने का, ये बहुत ही बुरा स्टेप उन्होंने लिया था एंड इसी वजह से फिर उन्हें सजाए मौत मिली थी लोअर कोर्ट में। जैसे ही पुलिस आती है, तंदूर को देखती है, वो एक डेड बॉडी रिकवर करती है। एंड इंडिया में बहुत क्लासिक केस है ये, क्योंकि इंडिया में सेकेंड ऑटोप्सी हुई थी, सेकेंड ऑटोप्सी का केस है एंड डीएनए एग्जामिनेशन का केस है, क्योंकि बॉडी इतनी बुरी तरीके से जल गई थी कि आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। इस वजह से डीएनए एनालिसिस भी किया गया था, सेकेंड ऑटोप्सी करी गई थी। बहुत सारे लोग जो फोरेंसिक बैकग्राउंड से नहीं है, मैं बता देती हूँ, डीएनए एनालिसिस तो आप सभी ने सुना होगा कि डीएनए के थ्रू पर्सनल आइडेंटिफिकेशन या वो पर्सन कौन है वो पता लगा सकते हैं। सेकेंड ऑटोप्सी क्या होती है, जब फर्स्ट ऑटोप्सी से सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलते या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं हो पाती जो होनी चाहिए, तो सेकेंड ऑटोप्सी करी जाती है। एंड सेकेंड ऑटोप्सी में ही नैना साहनी की बॉडी से नेक पे गन शॉट वुंड्स मिलते हैं। सेकेंड ऑटोप्सी से ही रियल कॉज ऑफ डेथ हमें पता लगी थी नैना साहनी के केस में। कमिंग बैक टू द स्टोरी, जब पुलिस को डेड बॉडी मिलती है, डेड बॉडी रिकवर करी जाती है, वो मैनेजर को पकड़ लेती है पुलिस, क्योंकि ये सारा कुछ सेंस कर गया था सुशील शर्मा एंड वो वहां से भाग जाता है। वो भाग जाता है तो बच जाता है मैनेजर को पकड़ लेते हैं एंड फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज में आ जाती है, सारी लीडिंग न्यूज पेपर्स एंड न्यूज चैनल्स में, सारी के सारी लीडिंग न्यूज पेपर्स एंड रेडियोज में ये सारी इन्फॉर्मेशन सर्क्यूलेट हो जाती है। एंड इन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को जब मतलूम करीम सुनता है, दैट थर्ड फ्रेंड, जब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मतलूम करीम को मिलती है, मतलूम करीम को पता था कि ये पता था कि ये जो रेस्टोरेंट है वो सुशील शर्मा का है। उसे ये भी पता है कि उनके बीच आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं उसे लेके। वो पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मुझे जो फीमेल बॉडी, तब तक ये पता चल गया था कि कोई फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी आइडेंटिफाई करनी है। उनके रिक्वेस्ट पे उन्हें फीमेल बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस लेके जाती है एंड कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स के थ्रू जो मतलूम करीम है वो बताते हैं कि ये जो डेड बॉडी है नैना साहनी की है। तब पुलिस को पता चलता है कि ये जो बॉडी उन्होंने रिकवर करी है उस तंदूर से, इसका नाम नैना साहनी, क्योंकि मैंने बताया कि बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से जल गई थी तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो नैना साहनी का नाम पता चला, डीएनए एनालिसिस हुआ, डीएनए एनालिसिस को कंपेयर किया गया नैना साहनी के रिकॉर्ड से। ऐसी सिचुएशन में डेंटल रिकॉर्ड्स काम आते हैं। ये कंफर्म हो गया कि जो डेड बॉडी है वो नैना साहनी की है। एंड फिर प्राइम सस्पेक्ट बन गए उनके हस्बैंड जो कि गायब थे, क्योंकि जो सुशील शर्मा थे वो ऑलरेडी दिल्ली में नहीं थे। ये केस दिल्ली का है, वो दिल्ली में नहीं थे, वो दिल्ली से बैंगलोर चले गए थे एंड उन्होंने वहां जाके लुक चेंज किया, बेल के लिए अप्लाई किया। तो जैसे ही बेल के लिए अप्लाई किया, दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्मेशन होगी एंड दिल्ली पुलिस ने बैंगलोर जाके सुशील शर्मा को अरेस्ट कर लिया। अब जब सुशील शर्मा को अरेस्ट कर लिया तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस था। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया सुशील शर्मा ने ये बताने में कि एग्जैक्टली स्टोरी क्या है। सारी की सारी स्टोरी सुशील शर्मा ने पुलिस को बता दी। एंड देन जब ट्रायल्स शुरू हुए तो जो लोअर कोर्ट था उसने इस पूरे के पूरे केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना, क्योंकि जो सेकेंड स्टेप था, फर्स्ट स्टेप तो मर्डर था, वो तो नॉर्मल गन शॉट मर्डर था। सेकेंड स्टेप जो बॉडी डिस्पोज करने का चूज किया था सुशील शर्मा ने, वो बहुत ही ज्यादा दिल दहलाने वाला एंड इनह्यूमन नेचर का था। एंड इसी वजह से इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में लोअर कोर्ट ने रखा एंड फांसी की सजा सुनाई। जैसे ही फांसी की सजा सुनाई, जो सुशील शर्मा उन्होंने फिर अपील करी कि उनकी फांसी की सजा कुछ कम हो सके एंड वो ये प्रूव कर सके कि वो गुस्से में, उन्होंने कोई इंटेंशन नहीं था, गुस्से में उन्होंने गोली मार दी एंड उनकी वाइफ की डेथ हो गई। बट ये सब उनके काम नहीं आने वाला था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही एक ब्रूटल वे चूज किया था। एंड तब तक जो उनका मैनेजर था उन्होंने भी सारी स्टोरी बता दी थी पुलिस को कि ऐसा ऐसा सारा सीन था, ऐसे ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए एंड फिर उन्होंने उनकी मदद करी। ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द मर्डर बट ही वॉज इन्वॉल्व इन डिस्पोजिंग ऑफ नैना साहनी's बॉडी। तो दोनों को ही सजा मिली ऑफ कोर्स। लोअर कोर्ट ने सुशील शर्मा को तो डेथ पेनाल्टी दे ही दी थी एंड कुछ साल की सजा उनके फ्रेंड को भी, उनके मैनेजर फ्रेंड को भी मिली। एंड इसके बाद जब हायर कोर्ट में अपील करी सुशील
सो हाई कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी को चेंज करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया। लाइफ अपने पर्सनल मैटर की वजह से उन्होंने लड़ाई करी थी एंड ये सारा कुछ पर्सनल मैटर की वजह से हुआ। तो जो सुशील शर्मा थे, ही वॉज नॉट अ थ्रेट टू सोसाइटी, ही वॉज नॉट अ थ्रेट टू सम अदर पर्सन, क्योंकि किसी और से उनकी दुश्मनी नहीं है, कोई भी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इसी वजह से डेथ पेनल्टी को रिड्यूस करके उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। इसके बाद भी ट्रायल्स चलते रहे एंड देन जो वो ये कोशिश करते रहे कि सजा जो है वो और रिड्यूस हो जाए, क्योंकि जब तक उनको सजा मिली, जो ट्रायल्स चल रहे थे सालों, 25 ईयर्स जेल में सुशील शर्मा काट चुके थे। आई थिंक आफ्टर 25 ईयर्स सुशील शर्मा जेल से बाहर आ गए एंड नाउ ही इज अ फ्री मैन। ही इज वर्किंग इन सम आफ्टर मैरिज काउंसलिंग, कि किस तरीके से आप मैरिज लाइफ ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं एंड पार्टनर के साथ कैसे खुश रह सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड ही अभी उनका वर्क है। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस, आई हैव रेड दिस, सो आई एम जस्ट टेलिंग दैट. So that's it for today, everyone. Thank you so much for watching this. Have a great day ahead and take care of yourselves. See you guys in the next video with another case study. Till then, take care. Bye.